Hello everyone. So this is the second lecture of कॉन्ट्रैक्ट 2 जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का लैटर पार्ट हमने स्टार्ट किया था उसका आज सेकेंड लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इस कॉन्ट्रैक्ट 2 के सिलेबस में हम क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट 2 को लेके आपका थोड़ा सा माइंडसेट बनाया था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट 2 बहुत बोरिंग लगता है बच्चों को। बच्चे उसको स्टार्ट करने से पहले ही दे आर लाइक कि नहीं ये तो बहुत थियोरेटिकल है, इसमें कुछ ये दिस इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, तो हम इसको स्किप कर देते हैं नॉल। मैंने आपको वो सारा आपका माइंडसेट क्लियर किया कि ऐसा आपको सोचने की कोई नीड नहीं है। दिस इज एज इम्पॉर्टेंट एज कॉन्ट्रैक्ट 1। एंड अगर आप स्कोर की बात करोगे तो अगर स्कोरिंग लेवल देखोगे तो दिस इज मोर स्कोरिंग देन कॉन्ट्रैक्ट 1। तो अगर आप अपने मार्क्स फेच करना चाहते हो तो कॉन्ट्रैक्ट 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्ट 1 से, अगर आप मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो, बिकॉज इट्स वेरी इजी टू स्कोर मार्क्स इन कॉन्ट्रैक्ट 2 पार्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट 2 क्या होता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, उसमें क्या सिलेबस है, हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, ये सब मैंने आपको बताया था। लिस्ट ऑफ टॉपिक्स मैंने आपको ऑलरेडी दे दिए लास्ट लेक्चर में, जिसमें मैंने आपको ये भी बता दिया था कि ज़्यादा क्लासेस हमारी किन टॉपिक्स में लगेगी और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। ऐसा ही एक छोटा टॉपिक उसके बाद हमने स्टार्ट किया था जो था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। मैंने आपको बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट 2 के अंदर हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। हमने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट 1 में जो आपने पढ़ा होगा वो है बेसिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसमें आपने कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक्स पढ़े होंगे। बट अब कॉन्ट्रैक्ट 2 के अंदर आप पढ़ोगे स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, बेलमेंट का है, प्लेज है, एजेंसी है, एटसेट्रा, ये सारी चीजें हैं। तो उसी का एक पोर्शन जो फर्स्ट हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट 2 का, वो हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था, दैट वाज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या था? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी था जिसमें दो पार्टीज होती हैं, एक होता है इंडेमनिफाइड या फिर इंडेमनिटी होल्डर, प्रोमिसी जिसको हम बोलते हैं, और दूसरा होता है इंडेमनिफायर जिसको हम बोलते हैं प्रोमिसर। जब इंडेमनिफायर इंडेमनिफाइड या इंडेमनिटी होल्डर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता है, उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा होता है कि अगर आपको मेरे कॉन्ट्रैक्ट की वजह से या किसी थर्ड पार्टी के कंडक्ट की वजह से कोई भी लॉस होता है तो उसे रिकॉम्पेंस, उसे इंडेमनिफाई मैं करूंगा। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो ये हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने पढ़ा था, इसमें दो सेक्शंस थे बेसिकली, सेक्शन 124 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड सेक्शन 125 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन 124 में तो ये दिया गया था कि इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। सेक्शन 125 के अंदर इंडेमनिटी होल्डर के राइट्स के बारे में बताया गया था, जिसमें स्पेसिफिकली ये बात बताई गई थी कि अगर उसे लॉस कॉज होता है तो वहां पे उसके पास क्या क्या रिकवर करने का राइट है, वो कौन सी चीजें रिकवर कर सकता है फ्रॉम द इंडेमनिफायर, फ्रॉम द प्रोमिसर। उसमें थे जितने भी डैमेजेस हुए हैं वो रिकवर कर सकता है, कोई कॉम्प्रोमाइज करते टाइम उसने अगर कोई अमाउंट दिया है तो वो भी रिकवर कर सकता है, कोई भी सम विच ही हैज पेड इन ब्रिंगिंग अप एंड डिफेंडिंग हिज सूट तो वो भी रिकवर कर सकता है। तो ये तीन चीजें उसकी लिस्ट में दी गई थी। सो दैट वाज अबाउट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। आज हम एक नया कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं, एक नया टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, विच इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। आज हम करने वाले हैं गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट। ऑलराइट, तो गारंटी का क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है, गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में क्या पार्टीज होती हैं, गारंटी में कितने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, किस टाइप की लाइबिलिटी होती है, क्या होता है, हम सारी चीजें पढ़ेंगे। ऑलराइट, तो लेट्स स्टार्ट विथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की हम बात करेंगे तो ये है सेक्शन 126 टू सेक्शन 126, सॉरी, ये है सेक्शन 126 टू सेक्शन 147। सेक्शन 126 से लेके सेक्शन 127 तक जो है वो गारंटी के बारे में बात की गई है। 126 के अंदर इसकी डेफिनेशन एंड
पार्टीज के बारे में बताया गया है कि कौन कौन इसमें पार्टीज होती है, कितनी पार्टीज होती हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये गारंटी होती क्या है, एक्सेट्रा। सेक्शन में हम लोग जाने से पहले एक बार बेसिक हम लोग अपने आप जनरल आइडिया लेते हैं, गारंटी क्या होती है। अगर गारंटी का लिटरल मीनिंग देखें तो क्या होगा, गारंटी का अगर आप लिटरल मीनिंग देखोगे तो क्या होता है, आप किसी की चीज की गारंटी कब देते हो, when you are sure about it, when you want to make it sure, तब आप बोलते हो कि मैं तो गारंटी से बोल सकती हूँ कि ये चीज होगी ही होगी। हम हमारी डेली टर्म्स में भी इसको यूज करते हैं कि ये तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ, 100% गारंटी, ये तो होना ही होना है। जब आप कोई चीज श्योर करना चाहते हो, जब आप किसी चीज को किसी चीज पे श्योर होने का स्टैंप लगाते हो, वो होता है जब आप बोलते हो कि मैं गारंटी से कह सकता हूँ। गारंटी जैसा ही एक वर्ड है वारंटी। वारंटी क्या होता है कि दिस इज इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में होती है, फॉर एग्जांपल कि अगर इतने टाइम में इस अप्लायंस को कुछ भी होता है तो ये हमारी गारंटी है कि हम इसको बदल के देंगे। दिस इज व्हाट, दिस इज गिविंग श्योरिटी ऑफ समथिंग। आप किसी चीज की श्योरिटी का जब ठप्पा लगाते हो तो उसको बोलते हैं गारंटी, उसको बोलते हैं गारंटी। वो ही एक माइंडसेट, जिस माइंडसेट से हम ये वर्ड गारंटी अपनी डेली लैंग्वेज में यूज करते हैं, उसी कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए आपको सेक्शन 126 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समझना है। सेक्शन 126 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है, प्लीज समझना आप। इसमें 3 पार्टीज होती हैं। एक होता है प्रिंसिपल डेटर, एक होता है क्रेडिटर, एक होता है श्योरिटी। ये 3 लोग होंगे। ऑलराइट, प्रिंसिपल डेटर जो होता है वो पर्सन होता है जो क्रेडिटर से लोन लेता है। क्रेडिटर कौन होता है, जिससे आपने लोन लिया है, और जिसने लोन लिया है उसको क्या बोलते हैं हम, डेटर। ये हमने नॉर्मल पढ़ा है, डेटर क्रेडिटर हमें पता है। क्रेडिटर इज द पर्सन हु गिव्स द लोन एंड डेटर इज द पर्सन हु टेक्स द लोन। तो प्रिंसिपल डेटर कौन होगा, जिसने लोन लिया है फ्रॉम द क्रेडिटर, और क्रेडिटर कौन पर्सन होगा, हु गिव्स द लोन। डेटर इज हु टेक्स द लोन। ऑलराइट, अब डेटर ने क्रेडिटर से लोन लिया है तो ऑब्वियसली क्रेडिटर ने बोला होगा कि अब ऑब्वियसली अगर आप किसी से लोन लेते हो तो उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है कि आपको इस लोन को रीपे कितने टाइम में करना है। अच्छा, अगर कोई इंटरेस्ट है तो वो इंटरेस्ट कितने % का होगा। अगर आप इतने टाइम में रीपे नहीं कर पाए तो क्या होगा, मे बी हो सकता है कि तब आपको डबल दी अमाउंट आपको फाइन भरना पड़ेगा, या जो भी होता है उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। ऑलराइट, तो श्योरिटी यहाँ पे अब दोनों का काम तो आपको समझ आ गया कि भाई इसका क्या काम है, इसका क्या काम है। इसका काम है लोन लेना, इसका काम है लोन देना। इसका क्या काम है, ये क्यों यहाँ पे बीच में बैठा है, इसका काम है ये बोलना कि अगर प्रिंसिपल डेटर अपने लोन रीपे करने में फेल हो जाता है तो इसके बदले आई विल पे बैक टू यू। श्योरिटी जो है, इसका नाम श्योरिटी क्यों है, क्योंकि ये गारंटी दे रहा है। मैंने आपको क्या बताया, गारंटी वर्ड आप अपने लोकल लैंग्वेज में कब यूज करते हो, डेली लैंग्वेज में, जब आप किसी चीज की श्योरिटी दे रहे हो, आप किसी चीज को इंश्योर कर रहे हो, 100% का ठप्पा लगा देते हैं हम उस पर। तो इसीलिए इसका नाम श्योरिटी है। क्यों, क्योंकि ये क्रेडिटर को प्रिंसिपल डेटर की तरफ से एक गारंटी दे रहा है कि भाई आप लोन दे दो इसको, लोन आपका रीपे होगा ही होगा। वैसे तो ये करेगा, बट इन केस अगर ये नहीं कर पाया तो मैं करूंगा। ये काम होता है श्योरिटी का, इसीलिए इसको श्योरिटी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये गारंटी दे रहा है उसके बिहाफ पे। ही इज इंश्योरिंग द क्रेडिटर दैट यू विल गेट योर मनी बैक इन एनी सर्कमस्टांस। If he is not able to pay back, then I will pay back to you. That is the guarantee he is giving. और इसीलिए इस पूरे सिचुएशन को, ट्रांजैक्शन को बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। आई होप आपको समझ आया होगा। दिस इज वेरी इजी।
वेरी वेरी इजी, नाम से ही पता लग रहा है गारंटी हम लोग ऑलमोस्ट डेली यूज करते हैं। हम किसी भी बात की, अब फॉर एग्जाम्पल बाहर एक क्लाउडी वेदर हो रखा है बाहर, ऑलराइट, मेरा कहीं जाने का प्लान बन रहा है बट आई डोंट वॉन्ट टू गो बिकॉज आई एम लाइक आई डोंट लाइक गोइंग आउट ऑफ माई हाउस इन क्लाउडी वेदर। तो इट्स लाइक मैं बोल रही हूँ नहीं हमें नहीं जाना चाहिए, मैं गारंटी दे रही हूँ बारिश होगी ही होगी, हमें नहीं जाना चाहिए। दिस इज वॉट आई एम गिविंग 100% श्योरिटी ऑफ समथिंग, दिस इज गारंटी। यही काम होता है श्योरिटी का कि तुम भाई लोन दे दो, तुम्हारा जो पैसा है वो 100% रीपे होगा ही होगा। अगर प्रिंसिपल डेटर रीपे नहीं कर पाया तो मैं रीपे करूंगा। तो इन एनी सर्कमस्टांस आपके पैसे रीपे होंगे ही होंगे, चाहे ये करे, ये नहीं कर पाया तो मैं करूंगा, बट आपको इन एनी केस आपके पैसे मिल जाएंगे। सो ऑन दिस गारंटी प्रिंसिपल डेटर को लोन दे दिया जाता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे लाइबिलिटी किस किस की है? प्राइमरी लाइबिलिटी किसकी है? प्रिंसिपल डेटर की, क्योंकि श्योरिटी ने क्या बोला है? क्या श्योरिटी ने ये बोला है कि प्रिंसिपल डेटर नहीं मैं ही लायबल हूं? नो, श्योरिटी ने क्या गारंटी दी है कि अगर ये नहीं रीपे कर पाया तो मैं करूंगा। सो दैट मीन्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइबिलिटी श्योरिटी की नहीं है, प्राइमरी लाइबिलिटी जो है वो प्रिंसिपल डेटर की ही है, क्योंकि लोन इसने लिया है तो ऑन द फर्स्ट प्लेस किसको चुकाना है? प्रिंसिपल डेटर को। बट इन सम सर्कमस्टांस अगर प्रिंसिपल डेटर नहीं चुका पाता है तब सिर्फ तभी श्योरिटी की लाइबिलिटी अराइज होगी। ऑलराइट, तो श्योरिटी की सेकेंडरी लाइबिलिटी है और प्रिंसिपल डेटर की प्राइमरी लाइबिलिटी है। क्रेडिटर जो है वो इसके अगेंस्ट भी कर सकता है, इसके अगेंस्ट भी कर सकता है, दोनों के अगेंस्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों ने अपनी अपनी गारंटी दी। इसने तो लिया ही है खैर लोन, बट इसने भी गारंटी दी है, तो ही इज ऑल्सो इक्वली इन्वॉल्व्ड। ऑलराइट, सो दैट इज ऑल अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अभी हम आगे पढ़ेंगे इसको पढ़ के हमें ज़्यादा बेटर समझ आएगा। एक बार हम सेक्शन 126 को रीड कर लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसमें कितने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अच्छा, बेसिकली हम ये पढ़ेंगे कि क्यों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को सिमिलर समझा जाता है और क्यों, कौन सी ऐसे डिफरेंसेस हैं जिनके हिसाब से ये दोनों डिफरेंशिएट होते हैं। सेम तो ये नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। सेम इन्हें समझा जाता है, क्यों समझा जाता है वो समझेंगे अभी हम, और क्यों ये एक्चुअली डिफरेंट है वो भी हम अभी पढ़ेंगे। ऑलराइट, पहले हम सेक्शन 126 रीड कर लेते हैं एंड देन वील सी। ओके, सेक्शन 126 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड श्योरिटी, प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर। ये मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, श्योरिटी, प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर, इन सब की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 126 के अंदर। सेक्शन 126, ऑलराइट, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और discharge the liability of a third person in case of his default। ये क्या होता है? ये एक ऐसी गारंटी है, ऑलराइट, कि अगर दो लोगों के बीच में कोई प्रॉमिस हुआ है या कोई लाइबिलिटी अराइज हुई है, ऑलराइट, तो अगर वो थर्ड पर्सन नहीं कर पाया, उसके डिफॉल्ट के केस में द पर्सन हु इज गिविंग द गारंटी, दैट पर्सन विल बी लायबल। सो वो परफॉर्म कब करेगा प्रॉमिस या लाइबिलिटी को डिस्चार्ज कब करेगा? ओनली व्हेन द थर्ड पर्सन जिसके बिहाफ पे उसने गारंटी दी है वो अगर डिफॉल्ट कर देता है, वो अगर फेल हो जाता है तो। ऑलराइट, जो पर्सन गारंटी देता है उसे हम श्योरिटी बोलते हैं, जो पर्सन जिसके बिहाफ पे गारंटी दी जा रही है उसको प्रिंसिपल डेटर बोला जा रहा है, और गारंटी जिसे दी जा रही है उसे क्रेडिटर बोला जाता है। एक गारंटी ओरल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है। दैट मीन्स इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये रिटन कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में ही होगी, ये ओरल गारंटी भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी दिन ए जो है वो बी से लोन लेने गया है, अपने साथ सी को भी ले गया कि यार हो सकता है कि वो मुझे लोन ना दे, तो तू वहाँ पे बस ओरली अपनी गारंटी दे दियो
कि जिससे कि वो मुझे लोन दे देगा, तो फिर वो ओरल गारंटी भी मानी जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिटन ही हो, तो इट मे बी ओरल और मे बी रिटन। ऑल राइट, नोट्स में पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। Section 126 Section 126 defines the contract of guarantee as the one in which the promisor promises to perform the promise of third person. That means initial promise किसका है? किसी third person का है। आप उस promise को perform करने का promise कब करते हो? जब third person default कर देगा, जब third person default कर देगा। It specifically provides the guarantee need not be in writing, it may also be oral. All right. A guarantee is an accessory contract. Accessory contract का क्या मतलब होता है कि ये प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में है? प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में। ये एक्सेसरी उसके साथ, एक्सेसरी का मतलब होता है असिस्टिंग, सपोर्टिव, ये उसके साथ सिर्फ असिस्ट कर रहा है। जो गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट है वो मेन कॉन्ट्रैक्ट, जो लोन वाला कॉन्ट्रैक्ट है, उसको सिर्फ असिस्ट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है इन दैट केस कि भाई अगर वो नहीं कर पाया तो मैं करूंगा। तो ये एक्सेसरी कॉन्ट्रैक्ट होता है, सपोर्टिव कॉन्ट्रैक्ट होता है। ऑल राइट, जिसमें प्रोमिसर जो है वो अंडरटेक करता है टू बी आंसर्ड टू द प्रोमिसी फॉर अ डेट डिफॉल्ट और मिस कैरेज ऑफ अनदर पर्सन whose primary liability to the promisee must exist or be contemplated. All right. Contract of guarantee is not one of abrime fides. ये abrime fides का मतलब क्या होता है? utmost good faith. ये अब्रीमे फाइट्स का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे गुड फेथ की बात नहीं है। यहाँ पे वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पूरी करने की, प्रॉमिस, लाइबिलिटी डिस्चार्ज करने की, प्रॉमिस पूरा करने की गारंटी दे रहा है। ऑल राइट, बट इट इज स्ट्रिक्टिसिमा ज्यूरिस अकॉर्डिंग टू स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। ऑल राइट, अब हम देखेंगे व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन इंडेमनिटी एंड गारंटी। इन प्रीवियस लेक्चर हमने इंडेमनिटी के बारे में पढ़ा था। इंडेमनिटी के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि इंडेमनिटी क्या होती है? ए पर्सन है जो इंडेमनिफायर है, ये प्रॉमिस करता है बी को, जो इंडेमनिफाइड है, कि अगर इसको कोई लॉस कॉज होता है तो उस लॉस को रिकॉम्पेंस कौन करेगा? ए करेगा। ठीक है, यहां पे लॉस रिकॉम्पेंस करने की बात की जा रही है। उसी तरीके से ये तो है इंडेमनिटी। अगर हम गारंटी की बात करें, अगर हम गारंटी की बात करें, उसमें भी तो यही होता है। ए बी से लोन ले रहा है, ये है डेटर, ये है क्रेडिटर। अब इस लोन की श्योरिटी जो है वो दे रहा है सी। ऑल राइट, तो ये सी जो है ये किस बात की श्योरिटी दे रहा है? ये इस बात की श्योरिटी दे रहा है कि अगर ए तुम्हारा लोन नहीं पे बैक करता है तो ऑब्वियसली तुम्हें लॉस कॉज होगा। तो तुम्हारे लॉस को रिकॉम्पेंस कौन करेगा? सी करेगा। सी ने इसी बात की तो गारंटी दी है, बिकॉज अगर मैंने किसी से लोन लिया है और अगर मैं उसका लोन नहीं चुकाती हूँ तो दैट पर्सन इज अंडर लॉस, ऑब्वियसली उसे लॉस हो रहा है पैसे का, तो अब उसके लॉस को रिकॉम्पेंस करने की ही तो श्योरिटी दे रहा है सी।
सी क्या बोल रहा है, ये नहीं पे बैक कर पाया तो तुम्हें लॉस होगा, और तुम्हारे लॉस को रिकॉम्पेंस कौन करेगा, मैं करूंगा। अगर ये नहीं पे बैक कर पाया तो मैं पे बैक करूंगा। तो दैट मीन्स तुम्हें कोई भी लॉस होता है तो उसको रिकॉम्पेंस कौन करेगा, मैं करूंगा। यहाँ पे भी लॉस रिकॉम्पेंस होने की बात आ रही है, यहाँ पे भी लॉस रिकॉम्पेंस होने की बात आ रही है। द डिफरेंस इज कि यहाँ पे डायरेक्ट ये वर्ड यूज हुआ है इंडेमनिफाई, रिकॉम्पेंस। यहाँ पे ऐसा कोई वर्ड नहीं यूज हुआ है, बट अगर हम इसके कॉन्सेप्ट में जाके देखें तो मतलब भी तो वही है। जो इसमें मतलब था कि अगर इस पर्सन को कोई लॉस हो रहा है तो हिज लॉस विल बी मेक गुड, उसका लॉस जो होगा हम उसको भरपाई करेंगे। वैसे ही अगर ए के डिफॉल्ट की वजह से बी को कोई लॉस होता है तो उसकी भरपाई कौन करेगा, सी करेगा। और इसी के बिहाफ पे तो इसने इसको लोन दिया था। इसने ये देख लिया कि भाई मुझे लॉस नहीं होगा, बिकॉज अगर इसने लॉस कॉज किया मुझे तो ये बैठा है भरपाई करने के लिए, क्योंकि ये देने ही श्योरिटी आया है, ये गारंटी दे रहा है कि आपका जो लोन है वो पे बैक हो जाएगा। तो मेरा लॉस जो है वो रिकॉम्पेंस कौन करेगा, सी करेगा। सो दैट इज द होल कॉन्सेप्ट जिसकी वजह से इंडेमनिटी और गारंटी को सिमिलर बोला जाता है, कि द कॉन्सेप्ट और द प्रिंसिपल बिहाइंड इंडेमनिटी इज सेम ऑफ दैट ऑफ गारंटी, बट स्टिल दोनों में कुछ डिफरेंसेस भी है। पहले सिमिलैरिटी वाला पार्ट पढ़ लेते हैं हम। इंडेमनिटी एंड गारंटी परफॉर्म सिमिलर फंक्शन in providing compensation to the creditor for the failure of third party to perform his obligations। उसे obligations perform करने थे। फॉर एग्जाम्पल इंडेमनिटी में भी तो हमने यही देखा था। इंडेमनिफायर क्या बोलता है कि अगर तुम्हें या तो मेरे खुद के कंडक्ट से या किसी भी थर्ड पार्टी के कंडक्ट से अगर तुम्हें लॉस कॉज होता है तो तुम्हारे लॉस को रिकॉम्पेंस कौन करेगा, तुम्हारे लॉस को रिकॉम्पेंस मैं करूंगा। सेम चीज ही तो गारंटी में हो रहा है कि अगर तुम्हें डेटर के डिफॉल्ट की वजह से लॉस कॉज हो रहा है तो डेटर की जगह तुम्हें रीपे मैं करूंगा। इन शॉर्ट तुम्हारा लॉस रिकॉम्पेंस मैं करूंगा। सो दोनों में एक सिमिलैरिटी है, दोनों में थर्ड पर्सन के डिफॉल्ट के बाद रिकॉम्पेंसेशन ऑफ लॉस हो रहा है। सो इसीलिए इनको सेम माना जाता है। बट अगर आप ब्रॉडली देखोगे तो दोनों में कई सारे डिफरेंसेस हैं। दोनों में अब डिफरेंसेस क्या हैं, हम एक एक करके उसके डिफरेंसेस देखेंगे। सी दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन एग्जाम्स में आपसे बहुत बार पूछ लिया जाता है कि क्या होता है ये इंडेमनिटी और गारंटी क्या होता है। वो आपसे पूछेंगे व्हाट डू यू मीन बाय इंडेमनिटी, व्हाट डू यू मीन बाय गारंटी, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन इंडेमनिटी एंड गारंटी, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन व्हाट आर द सिमिलैरिटीज इन इंडेमनिटी और गारंटी। इस तरीके से तो आपको यही लिखना है कि यस द कॉन्सेप्ट और द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड बोथ द कॉन्ट्रैक्ट्स, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, इन दोनों के पीछे जो बेसिक प्रिंसिपल है दैट इज सेम, रिकॉम्पेंसिंग द लॉस ऑन द डिफॉल्ट ऑफ द थर्ड पार्टी। बट स्टिल going broadly there are many differences between both of them and then आप differences को list कर दोगे वहाँ पे। तो अब डिफरेंसेस हम पढ़ लेते हैं, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। मैंने सारे डिफरेंसेस आपको नोट्स में दिए, तो आपको खुद से बुक्स पढ़ के उसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपके सामने सारे डिफरेंसेस हैं, सिर्फ आपको याद करने हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और चांसेस है कि आगे भी पूछा जा सकता है, तो प्लीज़ इसको आप अच्छे से पढ़िए। ओके, हम डिफरेंस देखते हैं। तो वेरी फर्स्ट डिफरेंस क्या है, नंबर ऑफ पार्टीज। नंबर ऑफ पार्टीज, अगर नंबर ऑफ पार्टीज की बात करें इंडेमनिटी में कितनी पार्टीज होती है, 2 पार्टीज। इंडेमनिफायर एंड इंडेमनिफाइड। इंडेमनिफायर जो प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तुम्हारा लॉस रिकॉम्पेंस करूंगा, इंडेमनिफाइड जिसके लॉस को रिकॉम्पेंस करने की बात हो रही है। ये तो हो गई फर्स्ट डिफरेंस में कि इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट में 2 पार्टीज होती हैं, वेयर एज इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देयर आर 3 पार्टीज।
प्रिंसिपल डेटर जो लोन लेता है, क्रेडिटर जो लोन देता है, और श्योरिटी जो गारंटी दे रहा है। ऑल राइट, तो 3 पार्टीज होती हैं, ये फर्स्ट डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस क्या है? द लाइबिलिटी इन केस ऑफ इंडेमनिटी इज कंटिंजेंट, दैट मीन्स कंडीशनल, uncertain, it may arise और it may not arise। जब आप इंश्योरेंस कराने जाते हो, अगर आपने अपने मोटर व्हीकल का इंश्योरेंस करवाया, तो इसमें आपको क्या पता है कि कल एक्सीडेंट होने वाला है तो कल आप क्लेम डालोगे? नहीं, ये तो अनसर्टेन है, कंटिंजेंट है, अनसर्टेनिटी है इसमें। हो सकता है कि सिचुएशन अराइज हो, इस तरीके की मिसहैपनिंग हो आपके मोटर व्हीकल के साथ, हो सकता है ना हो। आप फायर इंश्योरेंस कराते हो तो उसमें क्या होता है, अगर आपने अपने घर का फायर इंश्योरेंस करवाया हो, ज़रूरी है कि उसके बाद आपके घर में आग लगनी नहीं, हो सकता है वैसी सिचुएशन फायर वाली अराइज हो सकता है सिचुएशन अराइज ना हो, तो इट ऑल डिपेंड्स। सो इसीलिए द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज कंटिंजेंट, दैट मीन्स इट इज uncertain, whereas the liability in case of guarantee is subsisting। गारंटी में क्या ये कंडीशनल है कि हो सकता है ऐसी सिचुएशन अराइज हो सकता है नहीं हो? लाइबिलिटी तो है ही, भले ही श्योरिटी की नहीं है, बट प्रिंसिपल डेटर की तो है ही ना। कंटिंजेंट किस में है? इंडेमनिटी में। इंडेमनिटी में ऐसा जरूरी नहीं है कि उसको लॉस कॉज होगा ही होगा, बट गारंटी में इट इज 100% कि दोनों में से किसी ने भी अगर पे नहीं किया तो उसे लॉस कॉज होगा ही होगा। प्रिंसिपल डेटर नहीं कर रहा है तो लॉस कॉज होगा, श्योरिटी भी साथ साथ में नहीं कर रहा है तो भी लॉस कॉज होगा। तो लॉस इज सर्टेन इन गारंटी, वेयर एज द लॉस इज अनसर्टेन इन इंडेमनिटी। ऑल राइट, एक बार अगर गारंटी एक्ट हो गई है upon the liability of the surety automatically arises, though it remains suspended till the principal debtor commits default। जैसे ही उसने गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, उसकी उसी दिन से लाइबिलिटी बन चुकी है। हाँ, वो लाइबिलिटी एक्चुअली इन एक्शन तब आएगी जब प्रिंसिपल डेटर फेल होगा। जब तक वो फेल नहीं होता, आपकी लाइबिलिटी रेस्ट में है। जैसे ही उसने फेल हुआ, वो जैसे ही उसने डिफॉल्ट किया, ये एक्टिवेट हो जाएगी आपकी लाइबिलिटी। बट लाइबिलिटी इज देयर, लाइबिलिटी तो है, क्योंकि लॉस तो कॉज होना है। लॉस इज नॉट अनसर्टेन हियर, लॉस इज सर्टेन। ऑल राइट, अंडरटेकिंग की अगर हम बात करें तो इंडेमनिटी में अंडरटेकिंग प्राइमरी होती है, गारंटी में अंडरटेकिंग इज सेकेंडरी। अब वो कैसे होता है? अंडरटेकिंग का क्या मतलब होता है? प्रॉमिस, या फिर और बेटर वर्ड में बोलूं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी। अंडरटेकिंग का क्या मतलब है? प्रॉमिस और रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, प्राइमरी है या सेकेंडरी है? अगर हम इंडेमनिटी की बात करें तो इंडेमनिफायर जो है वो प्रॉमिस करता है इंडेमनिफाइड से कि अगर तुम्हें कोई लॉस कॉज होता है तो उसे मैं भरूंगा। तो यहां पे कोई और पर्सन इन्वॉल्व नहीं है। जैसे ही लॉस किया, डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बन गई? इंडेमनिफायर का, कि क्योंकि उसने ऑलरेडी प्रॉमिस कर रखा था, देयर वॉज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी ऑलरेडी। तो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहां बोला जाएगा इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्राइमरी है, फर्स्ट है। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इंडेमनिफायर की। वेयरएज अगर हम गारंटी की बात करें, तो इसमें प्रिंसिपल डेटर ने लोन लिया है क्रेडिटर से और श्योरिटी ने गारंटी दी है क्रेडिटर को। तो अगर इसे फर्स्टली लॉस कॉज होता है तो यहां पे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है?
प्रिंसिपल डेटर की फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट अगर ये फेल हो जाता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉज फुलफिल करने में, तब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, तब इसकी लाइबिलिटी एक्टिवेट होगी। मैंने क्या बताया था, वो तब तक सस्पेंड रहेगी जब तक प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट नहीं करता है। जैसे ये डिफॉल्ट करेगा, श्योरिटी की लाइबिलिटी एक्टिवेट हो जाएगी। तो श्योरिटी की लाइबिलिटी इज डिपेंडेंट ऑन द डिफॉल्ट बाय द प्रिंसिपल डेटर। तो यहाँ पे श्योरिटी की लाइबिलिटी प्राइमरी नहीं होती है, प्राइमरी किसकी होती है, प्रिंसिपल डेटर की, क्योंकि उसने डायरेक्ट लोन ली। श्योरिटी की लाइबिलिटी तो प्रिंसिपल डेटर के फेलियर पे आएगी, दैट इज सेकेंडरी। इंडेमनिटी में क्या होता है, जो प्रॉमिस कर रहा है उसी की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वेयरएज जब गारंटी की बात करें तो जो गारंटी दे रहा है उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसकी सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। व्हाई? बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन द डिफॉल्ट ऑफ द थर्ड पर्सन। जिस दिन ये डिफॉल्ट करेगा उसी दिन इसकी लाइबिलिटी अराइज होगी, मतलब एक्टिवेट होगी। All right, तो indemnity में the person who is promising the undertaking of that person is primary, whereas in the contract of guarantee the undertaking of the promisor is secondary. All right, ये एक डिफरेंस और था। लास्ट डिफरेंस क्या है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डिफरेंस है। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। इंडेमनिटी की अगर मैं बात करूं, अगर मैं इंडेमनिटी की बात करूं तो इंडेमनिटी में कितने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, 1 कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा, जो इंडेमनिफायर और इंडेमनिफाइड के बीच में होता है कि भाई तुम्हें कोई लॉस होगा तो मैं रिकॉम्पेंस करूंगा, सिर्फ यही कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन जब हम गारंटी की बात करते हैं, जब हम गारंटी की बात करते हैं तो देयर आर 3 कॉन्ट्रैक्ट्स, देयर आर 3 कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1, द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर ऑफ लोन। प्रिंसिपल डेटर ने जो लोन लिया है क्रेडिटर से, ऑब्वियसली वो कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में ही लिया होगा, ऐसे ही कोई लोन नहीं दे देता है। तो उसने उसको प्रॉमिस किया है कि तुम मुझे अभी लोन दे दो, मैं तुम्हें 5 साल के अंदर इसको रीपे कर दूंगा। दैट इज व्हाट, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। इट मे बी एन ओरल वन, बट स्टिल है तो कॉन्ट्रैक्ट ही, बिकॉज कंसिडरेशन है, पार्टीज है, प्रॉमिस है, सब कुछ है। ऑल राइट, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बिटवीन द श्योरिटी एंड द क्रेडिटर, जिसमें श्योरिटी क्रेडिटर को गारंटी देता है कि अगर प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करता है तो मैं पे बैक करूंगा। ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो अ प्रॉमिस मेड बाय द श्योरिटी टू द प्रिंसिपल डेटर। दिस इज व्हाट, दिस इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड कॉन्ट्रैक्ट, आप वंडर, यू मस्ट बी वंडरिंग कि अब इसमें तीसरा क्या बचता है। तीसरा बचता है द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्रिंसिपल डेटर एंड श्योरिटी। क्या कोई भी अचानक से आके आपके अगेंस्ट, आपके बिहाफ पे, आपके लिए, आपके फेवर में गारंटी दे देगा? नहीं, पहले आपको गारंटी दिलवाने से पहले आपको किसी पर्सन को अपने गुड फेथ में लेना होता है कि यार मैं लोन लेने जा रहा हूँ, बट मुझे लगता है कि वो पर्सन मुझे लोन देगा नहीं क्योंकि मेरा पास्ट रिकॉर्ड थोड़ा सा खराब है। बट अगर तुम मेरे बिहाफ पे गारंटी दे दोगे तो वो दे देगा, बिकॉज उसको अपने पैसे से मतलब है, तुम दो मैं दूं, लेकिन फॉर दैट आई हैव टू ट्रस्ट यू ऑन दैट। तो पहले कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होगा, पहले प्रिंसिपल डेटर एक श्योरिटी अपने लिए असाइन हायर करेगा कि प्लीज क्या तुम मेरे श्योरिटी बनोगे। तो प्रिंसिपल डेटर प्रपोजल देगा कि विल यू बी माई श्योरिटी, श्योरिटी उसको एक्सेप्ट करेगा, ओके आई एम रेडी टू बी योर श्योरिटी, बट अगर मैं तुम्हारे बिहाफ पे पैसे दे रहा हूँ, व्हाट डू यू थिंक, श्योरिटी को नहीं लॉस होगा वो? फिर ये तो अननेसेसरी लॉस हुआ। भाई लोन लिया प्रिंसिपल डेटर ने, जब प्रिंसिपल डेटर नहीं चुका पाया तो श्योरिटी ने उसके आगे जगह पे पे बैक किया है, तो श्योरिटी के लॉस क्यों हो? श्योरिटी ने तो लोन नहीं लिया था, बट अल्टीमेटली यहाँ लॉस किसका हो रहा है, श्योरिटी का हो रहा है, क्योंकि पैसे उसको देने पड़ रहे हैं। तो दैट इज व्हाट, दैट इज एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट
फ्रॉम द प्रिंसिपल डेटर टू द श्योरिटी कि तुम मेरी श्योरिटी बनो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अगर मैं बाद में डिफॉल्ट करता हूं तो तुम मेरी जगह पे बैक करना, मैं तुम्हें पे बैक कर दूंगा जब भी मेरे पास पैसे आ जाएंगे। तो प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी के बीच में भी एक ही इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है कि प्लीज यू बी माई श्योरिटी, यू पे ऑन माई बिहाफ in case I make a default, and if you are paying on my behalf I promise to pay you back। क्योंकि अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? प्रिंसिपल डेटर की है। तो चाहे क्रेडिटर को पैसे देने हो चाहे श्योरिटी को पैसे देने हो, देगा कौन? प्रिंसिपल डेटर देगा, क्योंकि लोन उसने लिया था। तो अगर श्योरिटी प्रिंसिपल डेटर की तरफ से पैसे दे रहा है तो श्योरिटी क्यों लॉस में जाएगा? बाद में श्योरिटी देन विल क्लेम फ्रॉम द प्रिंसिपल डेटर। प्रिंसिपल डेटर जैसे क्रेडिटर को देता वैसे वो श्योरिटी को दे देगा। इट्स जस्ट ये जो बीच का जो ये कड़ी है श्योरिटी, ये सिर्फ गारंटी देने के लिए है क्रेडिटर को कि भाई तुम्हें तो तुम्हारा पैसा मिल जाएगा, भले ही मैं दे दूंगा, मैं बाद में भले उससे ले लूंगा, लेकिन तुम्हें तुम्हारे पैसे टाइम पे मिल जाएंगे। So that is what guarantee is. The third contract is the contract between principal debtor and surety कि please be my surety, will you be my surety? And if you are paying on my behalf, I promise to pay you back. This is the contract between principal debtor and surety. ऑलराइट, तो ये होते हैं 3 कॉन्ट्रैक्ट्स गारंटी के अंदर। इंडेमनिटी में देयर इज ओनली 1 कॉन्ट्रैक्ट, वेयर एज गारंटी में 3 कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहीं बेयर एक्ट में लिखा नहीं है, बट आपको ये चीज पता होनी चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे अब हम। एसेंशियल फीचर्स ऑफ गारंटी। गारंटी के एसेंशियल फीचर्स क्या है? फर्स्ट, डेट। ऑब्वियसली गारंटी किस चीज के लिए दी जा रही है? लोन के लिए दी जा रही है। तो गारंटी देने के लिए कोई एग्जिस्टिंग लोन होना जरूरी है। आप किस बात की गारंटी दोगे? कोई ऐसे लोन की जो रिकवरेबल है, ऑब्वियसली उसी की दोगे। तो एसेंस ऑफ गारंटी दैट समवन इज लायबल, कोई प्रिंसिपल डेटर के फॉर्म में लायबल होना चाहिए। उसी के बिहाफ पे तो आप, उसी के डिफॉल्ट के लिए तो आप श्योरिटी दे रहे हो। तो श्योरिटी के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई प्रिंसिपल डेटर हो जिसने कोई डेट लिया है। ऑलराइट, कंसिडरेशन। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी शुड बी सपोर्टेड बाय सम कंसिडरेशन। कोई कंसिडरेशन होना चाहिए। अब अगर हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की बात करें, गारंटी का मतलब है जो गारंटी श्योरिटी क्रेडिटर को दे, उसमें कंसिडरेशन है? यस, उसमें कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन is the promise from the surety to the creditor that if he makes a default then मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तो this is what? This is a consideration। और उसके behalf पे वो उसको लोन दे रहा है। This is what? Again, this is also a consideration from the creditor। तो consideration होना बहुत जरूरी है। गारंटी अगर consideration के बिना है तो it will be void। Alright? Okay? अ गारंटी में भी ओरल और रिटन, 126 में ये चीज लिखा हुआ है कि ओरल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 128 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि है एक्सटेंट ऑफ श्योरिटीज लाइबिलिटी। अब श्योरिटी की लाइबिलिटी कितनी हद तक होगी हमें ये देखना है, ठीक है। Liability of surety is co-extensive with that of the principal debtor unless otherwise provided by the contract। Section 128 बोलता है कि श्योरिटी की जो लाइबिलिटी होगी it will be co-extensive with that of the principal debtor। co-extensive मतलब जितनी principal debtor की liability है towards the creditor, उतनी ही श्योरिटी की लाइबिलिटी होगी टूवर्ड्स द क्रेडिटर। जिस टाइम पीरियड तक प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी है टूवर्ड्स द क्रेडिटर, उसी टाइम पीरियड तक श्योरिटी की भी लाइबिलिटी होगी टूवर्ड्स द क्रेडिटर। जिस दिन प्रिंसिपल डेटर की सपोज बीच में लाइबिलिटी खत्म हो जाती है, दैट मीन्स अगर क्रेडिटर उसका लोन माफ कर देता है कि भाई कोई बात नहीं, तुम मत मुझे चुकाओ आपका लोन, तो उसी दिन
श्योरिटी की भी तो लायबिलिटी खत्म हो गई, क्योंकि वो गारंटी अल्टीमेटली दे किसकी रहा है, प्रिंसिपल डेटर की। तो अगर उसकी लायबिलिटी खत्म होगी तो उसकी भी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। इसीलिए बोलते हैं को एक्सटेंसिव, मतलब इसकी एग्जिस्टेंस इज इन कोऑर्डिनेशन विथ प्रिंसिपल डेटर। प्रिंसिपल डेटर की एग्जिस्टिंग है तो इसकी भी एग्जिस्टिंग होगी, उसकी खत्म हो गई इसकी भी खत्म हो जाएगी। प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी अगर 1 लाख रुपए की है तो इसकी लायबिलिटी भी 1 लाख रुपए की होगी। ऑल राइट, सो दिस मीन्स को एक्सटेंसिव। इलास्ट्रेशन पढ़ लेते हैं। ए गारंटीज टू बी, ए जो है वो श्योरिटी है, वो बी जो कि क्रेडिटर है उसे गारंटी दे रहा है ऑफ द पेमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज बाय सी। सी ने कोई बिल ऑफ एक्सचेंज लिया है, द एक्सेप्टर। द बिल इज डिसऑनर्ड बाय सी। सी जो है वो बिल को चुकाने में, बिल ऑफ एक्सचेंज को पे बैक करने में फेल हो जाता है। तो ए इज लायबल नॉट ओनली फॉर द अमाउंट ऑफ द बिल, बट अगर कोई इंटरेस्ट उस पर लग रहा था वो भी उसको देना पड़ेगा। कोई चार्जेस है जो ड्यू हो गए हैं उस पर, वो भी उसको देने पड़ेंगे। लायबिलिटी इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। जितना जितना प्रिंसिपल डेटर को देना पड़ता उतना उतना श्योरिटी को भी देना पड़ेगा। ऑल राइट, तो दिस इज एक्सटेंट ऑफ श्योरिटीज लायबिलिटी। अब इसके बाद हमारा एक नया टॉपिक है, गारंटी में ही एक टाइप ऑफ गारंटी होती है जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यूइंग गारंटी। कंटिन्यूइंग गारंटी, अब कंटिन्यूइंग गारंटी क्या होती है? कंटिन्यूइंग गारंटी का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को एक प्रॉमिस किया है कि ए जो है वो बी के घर में रह रहा है। ये घर किसका है? बी का है, बट ए इसमें रह रहा है। ए प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें इसका रेंट दूंगा फॉर 1 ईयर, दैट इज फॉर 12 months। और इस प्रॉमिस की गारंटी जो दे रहा है, सी दे रहा है, जो श्योरिटी है, वो इसे इस बात की गारंटी दे रहा है कि ये तुम्हें रेंट देगा। अगर ये तुम्हें 12 महीने तक कंटिन्यूसली रेंट नहीं देता है तो फिर मैं भी, तो इसकी जगह मैं तुम्हें 12 महीने तक रेंट दे दूंगा, बट रेंट तुम्हें मिलेगा। ऑल राइट, तो दिस इज व्हाट? दिस इज a continuing guarantee. Why? Because this is not a one time thing. क्या ये one time transaction है कि इसने एक बार इससे लोन लिया और बस उसी एक लोन को चुकाने के लिए वो गारंटी दे रहा है? इसमें वो 12 months तक जो 12 रेंट जाने हैं, 12 पीस ऑफ अमाउंट जाने हैं, वो उसकी गारंटी दे रहा है। That means it will continue to multiple transactions. It continues to multiple transaction. जब कोई गारंटी एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस के लिए दी जाती है उसे बोला जाता है कंटिन्यूइंग गारंटी, उसे बोला जाता है कंटिन्यूइंग गारंटी। एक बार हम इसमें सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 129 में दिया गया है कंटिन्यूइंग गारंटी, और इसमें कुछ इलस्ट्रेशंस हैं जिससे आपको होता क्या है कंटिन्यूइंग गारंटी वो समझ आ जाएगा। ऑल राइट, कंटिन्यूइंग गारंटी, कंटिन्यूइंग गारंटी क्या होती है? सेक्शन 129 कंटिन्यूइंग गारंटी के बारे में बताता है। अ गारंटी विच एक्सटेंड्स टू अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस, जो मल्टीपल ट्रांजैक्शंस तक एक्सटेंड करती है उसे हम कंटिन्यूइंग गारंटी बोलते हैं। इसके इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं हम, उससे हमें बेटर तरीके से ये समझ आएगा। ए इन कंसिडरेशन दैट बी विल एम्प्लॉय सी इन कलेक्टिंग द रेंट ऑफ बीज जमींदारी। ए इन कंसिडरेशन दैट बी सी को एम्प्लॉय कर रहा है कि बी की जगह रेंट कौन कलेक्ट करेगा? सी करेगा। A promises B to be responsible
to the amount of 5,000 rupees for the due collection and payment by C those rents. कि 5,000 तक के रेंट जो सी कलेक्ट करेगा उसका प्रॉमिस तो मैं तुम्हें कर रहा हूं कि तुमने सी को एम्प्लॉय किया है अपने लिए कि वो रेंट तुम्हारे लिए कलेक्ट करेगा, तो 5,000 तक के रेंट्स की गारंटी मैं दे रहा हूं कि अगर सी तुम्हारे लिए 5,000 तक के रेंट नहीं कलेक्ट करके लाता है तो मैं दूंगा तुम्हें रेंट लाके उसकी जगह 5,000 तक का। ये क्या है? दिस इज अ कंटिन्यूइंग गारंटी, क्योंकि उसने सिर्फ एक रेंट 2 रेंट की बात नहीं की है, इसने बोला है 5,000 तक के रेंट। अगर हजार के 5 बार रेंट है तो ये मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हो गए, तो 5,000 तक के जितने ट्रांजैक्शंस होंगे उसकी गारंटी ए ने बी को दी है सी के बिहाफ पे। ऑल राइट, तो दिस इज व्हाट, दिस इज कंटिन्यूइंग गारंटी, कंटिन्यूइंग टिल द अमाउंट ऑफ 5,000। ऑल राइट, नेक्स्ट देखेंगे हम। ए गारंटीज पेमेंट टू बी। ए क्या है? वो गारंटी कर रहा है बी को कि तुम्हें पेमेंट मिल जाएगी। बी क्या है? एक टी डीलर है। 100 पाउंड्स तक की तुम्हें जो है पेमेंट मिल जाएगी फॉर एनी टी ही मे फ्रॉम टाइम टू टाइम सप्लाई टू सी। सी को, बी जो है वो सी को टी सप्लाई करता है। ए जो है वो 100 पाउंड्स तक की सप्लाई की पेमेंट जो है उसकी गारंटी दे रहा है कि भाई तुम सी को अब सप्लाई करो, 100 पाउंड्स तक का तुम जितना सप्लाई करोगे उसकी गारंटी मैं दे रहा हूं। बी सप्लाई सी विथ टी टू द अबव वैल्यू ऑफ 100 पाउंड्स एंड सी पेज बी फॉर इट। सी जो है वो खुद ही बी को पे कर देता है। दैट मीन्स ए की पेमेंट करने की नौबत नहीं आती है कि भाई अगर सी डिफॉल्ट करेगा तभी तो ए पे करेगा, क्योंकि उसने सी के बिहाफ पे गारंटी दी थी 100 पाउंड्स तक की, लेकिन सी ने खुद ही पैसे दे दिए। बाद में बी सी को और टी देता है 200 पाउंड्स की। जो 100 पाउंड्स की गारंटी दी थी वो तो सी ने खुद ही पे कर दिया, तो गारंटर को, श्योरिटी को देने की बात ही नहीं आई। बाद में वो उसको 200 पाउंड्स की टी और सप्लाई करता है, जिसके लिए सी फेल हो जाता है, सी उसके पैसे नहीं दे पाता। The guarantee given by A was continuing and he is accordingly liable to B to the extent of 100 pounds. अब A ने क्या ये बोला था कि ओनली फर्स्ट 100 पाउंड्स के लिए ही मैं हूं? उसने बोला था 100 पाउंड्स तक मैं देता हूं गारंटी। भाई मेरे पास 100 पाउंड्स ही हैं, मैं 100 पाउंड्स तो तुम्हारे गारंटी है कि भाई उतने तो मैं तुम्हारी चुका ही दूंगा। तो 100 पाउंड्स तो कभी भी दे सकता है वो। स्टार्टिंग में उसकी लाइबिलिटी उसी दिन बन गई थी। मैंने आपको क्या बताया, लाइबिलिटी आपकी तभी बन जाएगी जैसे ही आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी करोगे। यहाँ ए की लाइबिलिटी उसी दिन बन चुकी थी जिस दिन उसने गारंटी दी, बट वो सस्पेंडेड थी। क्यों? क्योंकि नौबत ही नहीं आई, सी अपने आप उसका पेमेंट कर दे रहा था। बट जिस दिन आफ्टर इन अदर ट्रांजैक्शन जब 200 पाउंड्स की टी सप्लाई हुई और उसके लिए पैसे जो है सी नहीं दे पाया, तो ए की जो लाइबिलिटी थी गारंटी वाली अब वो एक्टिवेट हो गई, और जैसे ही वो एक्टिवेट हो गई तो ए बिकम्स लायबल बट नॉट फॉर 200 पाउंड्स बट ओनली फॉर 100 पाउंड्स। क्यों? क्योंकि उसने उतनी की गारंटी दी थी। ऑल राइट, नेक्स्ट, ए गारंटीज पेमेंट टू बी फॉर द प्राइस ऑफ 5 sacks ऑफ फ्लावर टू बी डिलीवर्ड बाय बी टू सी टू बी पेड इन अ मंथ। कि 1 महीने के अंदर पे करो, और 1 महीने के अंदर पे करोगे तो इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं, कि इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं। ऑल राइट, बी डिलीवर्स 5 sacks टू सी। बी जो है सी को 5 सैक देता है। बी जो है वो सी को 5 सैक देता है, सी उसके लिए खुद से पे कर देता है। आफ्टरवर्ड्स बी सी को 4 और सैक देता है जिसके लिए सी नहीं पे करता है। अब यहाँ पे कंटिन्यूइंग गारंटी नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसने 5 सैक्स की बात की थी, बट सिर्फ 1 महीने के अंदर। 1 महीने में 5 सैक की गारंटी मैं दे रहा हूँ, लेकिन उसके बाद वाले महीने में मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पे क्योंकि इन अ मंथ गिवन था तो इसीलिए उसकी गारंटी थी। अब 1 मंथ निकल चुका है, इसके बाद 4 सैक हो, 5 सैक हो, 3 सैक हो, कोई गारंटी नहीं होगी। ऑल राइट, सेक्शन नंबर
130 अब हम देखेंगे कंटिन्यूइंग गारंटी के अंदर। कंटिन्यूइंग गारंटी में सेक्शन 130 क्या बोलता है? सेक्शन 130 बोलता है रेवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। कंटिन्यूइंग गारंटी क्या होती है हमने सेक्शन 129 में देखा, लेकिन अब क्या ये कंटिन्यूइंग गारंटी रिवोक हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल यही वाला अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो यहां से स्टार्ट हुआ था ए की लायबिलिटी जनवरी से, अब इसके बीच में दिसंबर तक की है, ये 12 मंथ्स की थी, तो यहाँ पे फेब में ए ने पे कर दी, मार्च में ए नहीं पे कर पाया तो उसकी जगह सी ने पे कर दी, अप्रैल में भी सी ने पे कर दी, मई में भी सी ने पे कर दी। बट अब यहाँ पे सी अपनी लायबिलिटी रिवोक करना चाह रहा है। सी कह रहा है ऐसे तो मैं हर महीने पे करता जा रहा हूँ, नो नो नो, आई डोंट वांट टू टेक दैट रिस्क बिकॉज मेरे पास भी लिमिटेड फंड्स है। नाउ आई वांट टू रिवोक माय गारंटी। जो मैंने आपको 12 महीने की गारंटी दी थी, 3 महीने के लिए तो मैंने पे कर दिया है, अब मैं वो रिवोक करना चाहता हूँ। तो अब क्या वो यहाँ इस स्टेज पे इसको रिवोक कर सकता है? हाँ, वो उसको रिवोक कर सकता है, बट ओनली फॉर दी फ्यूचर मंथ्स या फिर फ्यूचर ट्रांजैक्शंस जिसको हम बोलेंगे, फ्यूचर ट्रांजैक्शंस, एंड नॉट फॉर दी प्रीवियस ट्रांजैक्शंस जहां पे वो ऑलरेडी पे कर चुका है। क्या वो वापस लेगा? वो ये बोल सकता है कि अब मैं आगे पे नहीं करूंगा, लेकिन वो ये नहीं बोल सकता है कि मैंने अभी तक जो 3 महीने में रेंट पे किया है मुझे वो वापस करो। नो, बिकॉज आपने वॉलंटरली उसके लिए गारंटी दी थी, तो जो आपने ऑलरेडी पे कर दिया दैट इज गॉन। अब आप रिवोक करना चाहते हो, आप रिवोक कर लो, बट आप सिर्फ फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए रिवोक कर सकते हो। जो आप ऑलरेडी कर चुके हो अपनी लायबिलिटी में, आप उसके लिए रिवोक नहीं कर सकते हो। ऑल राइट, यही लिखा है सेक्शन 130 में। कंटिन्यूइंग गारंटी को आप किसी भी टाइम रिवोक कर सकते हो, बट वो रेवोकेशन सिर्फ फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए ही होगा। ऑल राइट, तो वो फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए हो सकता है। इलस्ट्रेशन देख लेते हैं हम। A in consideration of B's discounting at A's request bill of exchange for C. All right. Guarantees to B. A जो है C के बिहाफ पे बिल ऑफ एक्सचेंज की B को गारंटी देता है 12 months की ड्यू पेमेंट ऑफ ऑल सच बिल्स टू द एक्सटेंट ऑफ 5,000 rupees. B discounts the bill for C to the extent of 2,000 rupees. Afterwards, at the end of 3 months, A revokes the guarantee. This revocation discharges A from liability to the subsequent discount. 2,000 रुपए का तक का वो कर चुका है ऑलरेडी, उसके लिए उसको डिस्चार्ज नहीं मिलेगा, बट हाँ जो आगे 3,000 रुपए बचता है उसके लिए उसको डिस्काउंट जरूर मिल जाएगा। उसके लिए उसको डिस्काउंट मतलब उसका वो जो है वो रिवोक हो जाएगा। ऑल राइट, A guarantees B to the extent of 10,000 rupees that C shall pay all the bills that B shall draw upon him. B draws upon C, C accepts the bill. A gives notice of revocation. A जो है वो revocation का notice देता है। All right. C dishonors the bill at maturity. A is liable upon his guarantee. ऑल राइट, तो ये होता है कंटिन्यूइंग गारंटी का रेवोकेशन। ऑल राइट, कि आप फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए कर सकते हो, बट आप प्रीवियस ट्रांजैक्शंस के लिए नहीं कर सकते हो, विच आर ऑलरेडी प्रीवियस लायबिलिटी विच यू हैव ऑलरेडी डिस्चार्ज्ड, आप उसके लिए नहीं कर सकते हो। ऑल राइट, लास्ट सेक्शन 131, रेवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय श्योरिटीज डेथ। अब अगर श्योरिटी ने कुछ टाइम पीरियड, कुछ मल्टीपल ट्रांजैक्शंस के लिए, सपोज 10 ट्रांजैक्शंस के लिए श्योरिटी ने अपनी गारंटी दी थी, 4 ट्रांजैक्शंस तक तो श्योरिटी ने अपनी लायबिलिटी फुलफिल करी, 5th ट्रांजैक्शन आने से पहले श्योरिटी की डेथ हो जाती है, तो श्योरिटी की डेथ का मतलब है वहीं पे उसकी गारंटी खत्म हो गई। अब आगे आने वाले 6 ट्रांजैक्शंस पे उसकी जो श्योरिटी, जो गारंटी है वो ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगी, बिकॉज पर्सन ही नहीं रहा तो अब गारंटी कौन देगा? जो भाई बंदा ही नहीं रहा तो उसकी गारंटी कहाँ से दी जाएगी?
ऑलराइट, तो वो ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगी. डेथ ऑफ द श्योरिटी ऑपरेट्स इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी एज रिवोकेशन ऑफ द कंटिन्यूइंग गारंटी टू द फ्यूचर ट्रांजैक्शंस. ऑब्वियसली, ठीक है. सो दैट वॉज ऑल अबाउट कंटिन्यूइंग गारंटी. इसके आगे हमने आज सेक्शन 131 तक किया है. टोटल 147 सेक्शन तक है ये. तो अब बाकी के जो सेक्शंस हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. लेकिन आज के लेक्चर में हमने कई सारी चीज़ें देखी. आज के लेक्चर में हमने देखा पहले तो कि गारंटी होता क्या है, इंडेमनिटी और गारंटी में क्या सिमिलैरिटी है. इसके बाद हमने देखा इंडेमनिटी और गारंटी में क्या डिफरेंस है. इसके बाद हमने देखा कि श्योरिटी की लायबिलिटी किस एक्सटेंट तक हो सकती है, ये देखा हमने. इसके बाद हमने देखा कि कंटिन्यूइंग गारंटी क्या होती है, और इसका रेवोकेशन कैसे हो सकता है. ऑलराइट, इसका रेवोकेशन कैसे हो सकता है. तो ये सारी चीज़ें हमने आज के लेक्चर में करी हैं. प्लीज़ आप इनको अच्छे से रिवाइज़ कीजिए. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आपको इसको अच्छे से रिवाइज़ करना है. यू हैव टू, मैंने जैसे आपको समझाया था आपको बिल्कुल वैसे ही करना है. आपको पहले बेयर एक्ट रिवाइज़ करनी है. इसमें तो काफ़ी सारे इलस्ट्रेशंस भी थे जो हमने देखे हैं, तो आपको इलस्ट्रेशंस रिवाइज़ करने हैं. उन इलस्ट्रेशंस को ही आप क्वेश्चन समझ लो. आप ये समझो कि वो इलस्ट्रेशन आपके पास एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन के फॉर्म में आए हैं, तो आप उस इलस्ट्रेशन को क्वेश्चन लेके उसका आंसर लिखने की कोशिश करो. इशू फ्रेम करो, लॉ पॉइंट लिखो, फिर उसको अप्लाई करो, कंक्लूजन लिखो. उस इलस्ट्रेशन को, अगर आप सैम्पल पेपर्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स नहीं करना चाह रहे हो, तो आप इलस्ट्रेशन को ही क्वेश्चन समझो और उसका आंसर फ्रेम करने की कोशिश करो. इससे आपका रिवीजन भी होगा, इससे आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी होगी, और इससे आप इलस्ट्रेशन की एप्लीकेशन को समझोगे, कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन को समझोगे. तो आप बेयर एक्ट पढ़ो, मेरे नोट्स पढ़ो, क्लास को देखो, लेक्चर को, जो वीडियो है, जो ये हमारा लेक्चर है, इसको देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करो, अपने नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, जिससे जो आप पढ़ते हो, सी क्या होता है, सिर्फ रीड करने से कुछ नहीं होता. जब आप रीड करने के साथ साथ उसी चीज़ को राइट भी करते हो, व्हेन यू आर राइटिंग व्हाट यू आर रीडिंग, तो दैट फिक्सेस द कॉन्सेप्ट इन योर माइंड, और वो फिर आपके दिमाग में हमेशा के लिए रहता है. एक चीज़ जो आपने पढ़ी है, यू टेंड टू फॉरगेट दैट, बट अगर आपने पढ़ने के बाद किसी चीज़ को लिख लिया है तो आप उसको कभी भूलते नहीं हो. तो इसीलिए आई ऑलवेज टेल यू कि प्लीज़ बी इन अ हैबिट ऑफ राइटिंग. क्योंकि आप जब अपने मेंस में, अच्छा अभी अगर आप नहीं भी लिखो, चलो कोई बच्चे होते हैं जिनको पढ़ के भी सिर्फ समझ आ जाता, बट इससे क्या हो रही है, आपकी राइटिंग हैबिट बनेगी. अगर आप अभी से लिखने की प्रैक्टिस में रहोगे, तो जब आपके प्रीलिम्स क्लियर होंगे, आप अपनी मेंस की स्टेज में आओगे, तब आपको आंसर्स लिखने में डिफ़िकल्टी नहीं होगी. तब आप बहुत इजीली अपने आंसर्स लिख सकते हो. जब आप 3 घंटे, ये आपको ना, जो मैं अभी आपको बताती हूँ कि आप लिख के याद किया करो, इसकी वैल्यू आपको तब समझ आएगी जब आपको 3 घंटे एग्ज़ाम हॉल में बैठ के लिखना पड़ेगा. वो 3 घंटे लगातार लिखना, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस अपनी स्टार्टिंग से बनानी पड़ेगी हैबिट, तभी आप उस टाइम पे बैठ के प्रॉपरली लिख पाओगे. सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो प्लीज़ आप इसको लिख के रिवाइज़ करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, सैम्पल पेपर्स में से, प्रीवियस ईयर पेपर्स में से, इलस्ट्रेशंस में से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करो, और कॉन्सेप्ट्स को देखो, बेयर एक्ट पढ़ो. इसके अकॉर्डिंग आप अगर करोगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा. एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का पोर्शन करेंगे. उसमें अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी होगी तो हम लास्ट में एक बार रिवीजन कर लेंगे पूरे गारंटी के टॉपिक का, अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी होती है इसमें. तो पहले आप इतना पढ़ो, उसके बाद हम
नेक्स्ट करेंगे. तो वील मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर. जब तक आप इसको रिवाइज करेंगे देन वील मूव ऑन टू द अदर सेक्शंस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ गारंटी ओनली. So that is all for today's lecture. We'll meet in the next lecture. Till then, please have a nice day. Take care. Thank you so much.